हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। मैं अजय यादव आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास को बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, इसके पार्ट 5 को देखेंगे। और अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो मैं इनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 21 से हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 20 तक। पिछले पाठ में हम लोग पढ़ चुके थे। तो कह रहा है कि तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 27 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने तालिका देखे थे तो उसमें जो था राष्ट्रीय विकास परिषद में जो 27 जून 2005 को अभिभाषण जारी किया था, उसका जो है बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया था वह ही जो है इस तालिका में लिखा गया है और स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 2003-04 में नकारात्मक -5.15% था, वहीं 2004-05 से 2008-09 के बीच सकारात्मक 11.03% हो गया। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि वर्तमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आकलन में जो है घरेलू उत्पाद 2003-04 में नकारात्मक कितना प्रतिशत था और वहीं 2004-05 से 2008-09 के बीच जो है सकारात्मक कितना प्रतिशत था। जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों से दूसरे नंबर पर जो है आ गया। आगे कह रहा है कि गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.5% रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा। तो बताइए गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर कितना रहा और बिहार का कितना रहा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आगे अगला है आपका कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। कल हम लोगों ने बिहार के पिछड़ेपन के कारण को देखे थे, आज जो है इसके दूर करने के उपाय को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे कह रहा है कि आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में जो है सुधार किया जा सकता है। तो देखिए, बिहार की स्थिति में सुधार कब होगा? जब आर्थिक विकास की गति में हम तेज करेंगे। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना जो है काफ़ी ज़रूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। आगे कह रहा है कि बिहार देश एक बड़ा राज्य है। बिहार देश का जो है एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए जो है जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। आगे कह रहा है बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। उसके बाद दूसरा है आपका दूर करने का उपाय कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में जो है वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास जो है किया जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका बाढ़ पर नियंत्रण। ये जो है बिहार का दूर करने का उपाय का तीसरा है। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का जो है बहुत बड़ा भाग जो है बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की क्षति भी काफ़ी होती है। उत्तरी बिहार जो है
उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को जो है सफल बनाया जा सकता है। तो बाढ़ को जो हम लोग रोक सकते हैं किसके सहयोग से, तो नेपाल सरकार के सहयोग से। आगे कह रहा है कि दुर्भाग्य से जो है बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है, अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। आगे कह रहा है अगला है आपका आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। अगला है आपका उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग जो है विहीन हो गया। मुख्यतः चीनी मिल जो है बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी, यानी कि नहीं के बराबर ही है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। तो बताइए बिहार में कौन सा उद्योग है, तो सिर्फ चीनी उद्योग है, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। अगला है आपका गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग। तो बताइए गरीबी रेखा के नीचे लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो 42% से भी अधिक लोग। जहां जीवन बसर कर रहे हैं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाए। यहाँ पर दिया हुआ इसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, पहला है आपका जनसंख्या का नियंत्रण जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा कृषि का तेजी से विकास, तीसरा बाढ़ पर नियंत्रण, चौथा आधारिक संरचना का विकास, पांचवा उद्योगों का विकास, छठा गरीबी दूर करना, सातवां शांति व्यवस्था की स्थापना, 8 स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, 9 नंबर में केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। आगे कह रहा है आपका कि शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेजी से किया जा सकता है। अगला है आपका कि स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जो है यह जरूरी है, जो कि संभव नहीं है। आगे कह रहा है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की जो है ज़रूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रहती है। आपको बता दें कि धारा 370 के तहत जो है जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से हटा दिया गया है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि चूंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, तो बताइए बिहार कैसा राज्य है, पिछड़ा राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। तो बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित है। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग जो है वो बाढ़ से तबाह रहता है। तो बताइए बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से तबाह रहता है, उत्तरी भाग। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। तो दक्षिणी भाग जो है सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। आगे कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मद में अधिक सहायता तथा करों से रियासत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की जो है संभावना है। आगे कह रहा है लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं जो है वो आ रही है। आगे कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका।
बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना क्या है, आवश्यक है। ऐसा कौन कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। आगे कह रहा है कि चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। कुजनेट ने कहा था। आगे कह रहा है कि जिस तरह शरीर के एक छोटे भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है। आगे कह रहा है कि उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। आगे कह रहा बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। आगे कह रहा है कि बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को जो है फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का जो है प्रमुख योगदान रहा है। आगे कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषिजन्य या कृषि जनित उद्योगों के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। यहाँ पर जो है डब्बा में कुछ दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे जो हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो बताइए कृषि जनित उद्योग किसे कहेंगे? तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं या अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे हम लोग कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि। आगे कह रहा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना जाता है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि बिहार का वर्तमान विकास दर कितना प्रतिशत माना जाता है, जो देश में गुजरात 11.5% के बाद जो है दूसरा है। आगे कह रहा है कि विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक आपका मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। कह रहा आगे कि देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हर समय सत्ता के गलियारों में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को जो है पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इस न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में जो है देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है।
यहाँ पर दिया हुआ है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया जाता है। तो बताइए, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या किया जाता है? सीमांकन किया जाता है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि गरीबी रेखा जो है वह किस मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। तो बताइए, ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे कौन आएगा? तो गरीबी रेखा के नीचे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी जिसको भोजन मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में जिसको 2100 कैलोरी भोजन मिलेगा, वह जो है गरीबी रेखा के नीचे आएगा। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों की गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है और इस रेखा से नीचे के लोग जो भी होंगे उसे जो है गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इससे संक्षिप्त में BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं। आगे कह रहा है नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। तो बताइए नरेगा क्या है? तो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक जो है राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो बताइए, नरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित है। आगे कह रहा आपका कि समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना स्कीम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई थी। इसे संक्षेप में हम नरेगा कहा जाता है। अब इसमें जो है एम जोड़ दिया गया है, मनरेगा हो गया है इसका नाम। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। तो बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना किसे माना जाता है? तो नरेगा को माना जाता है। आगे कह रहा है विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर जो है द एंड होता है और कल जो हम लोग इनके वन शॉट रिवीजन को करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।